नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून और बागेश्वर जिले में कल भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अन्य 11 जिलों में भी बारिश हो सकती है, इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन चौकन्ना है और कल देहरादून में सभी स्कूल बंद रहेंगे। देहरादून में 12वीं तक के स्कूलों को कल बंद कर दिया गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद बर्बादी की खबरें भी सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं। तप्त कुंड, गांधी घाट, ब्रह्म कपाल पर जाने वाले यात्रियों को सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। अलकनंदा पूरे उफान पर बह रही है और निचले इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतें हो सकती हैं। उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश से भारी मुसीबत हो गई है। बारिश के बाद उफान पर आए बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। निस्मोर में उफनाए नाले को स्कूली बच्चे पार कर रहे हैं, तो जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर सियूना गांव में पैदल रास्ते भागीरथी नदी में समा गए, जिसके बावजूद भी लोग नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट में हुई मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपाया है। कपकोट के कई क्षेत्रों की सड़कों पर भारी मलबा आया है, जिससे कई ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। कपकोट में 100 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से कई नदी और नाले भी उफान पर हैं, जबकि मलबे से बंद रोडों को खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल केदारनाथ का दौरा किया था, जिसके बाद केदारनाथ का संत समाज बेहद खुश है और सीएम धामी की बातों से सहमत है। असल में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर संतों में नाराजगी थी, जिसे सीएम धामी ने दूर कर दिया और अब संतों ने खुलकर सीएम धामी का समर्थन किया है। और हमें संतुष्ट किया है। उनके ही फोन के माध्यम से जो हमारी अध्यक्ष जी से वार्ता हुई थी, हमारी तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष जी से, उनके वार्ता के अनुसार ही हमने उस आंदोलन को समाप्त किया था। कल उन्होंने आके पुनः हमें आश्वस्त किया कि इस तरह का जो है कोई भी मंदिर किसी भी उस रूप में कहीं अन्यत्र नहीं बनेगा। अगर कहीं बनेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री की श्री केदार सभा के सानिध्य में जो वार्ता हुई है, उससे हम काफी प्रसन्नचित्त हैं, कि उससे पहले हमारा बहुत बड़ा आवेश था। आवेश होना भी स्वाभाविक था, लेकिन जैसे हमारे अध्यक्ष जी की जो है मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है, वार्ता होने पर उन्होंने हमें अवगत कराया अध्यक्ष जी ने, तो हमने अपना जो आंदोलन स्थगित किया और कल जो है उनके सामने सकारात्मक जो वार्ता हुई है उससे हम बड़े संतुष्ट हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, उनके चिरायु ऐसे जीवन की मैं कामना करता हूं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब आसानी से भूस्खलन, सड़क बंद, वैकल्पिक मार्ग, खराब मौसम, हेली सर्विस रद्द होने जैसी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए ITDA चारधाम डैशबोर्ड तैयार कर रहा है। गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसकी समीक्षा के दौरान अधिकारियों को डैशबोर्ड से नियमित रूप से रियल टाइम डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम डैशबोर्ड पर अपडेट किया जाने वाला डाटा डायनेमिक और रियल टाइम होना चाहिए। चारधाम यात्रा का मामला आज संसद में भी पहुंचा। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद सिकंदर कुमार ने यह मामला उठाया और कहा कि चारधाम में पूरे देश भर से यात्री पहुंचते हैं और यह बड़ी धार्मिक यात्रा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। इसके अलावा जालसाज भी लोगों को लूट रहे हैं, कभी फर्जी वेबसाइट के जरिए तो कभी फोन कॉल के जरिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समस्या की तरफ ध्यान देंगे, इसका उन्हें पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी सचिवों पर सख्त रुख दिखाया है और जिलों के सभी प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट तलब की है।
प्रभारी सचिवों ने जिलों में बैठकर कितनी बैठकों का आयोजन किया और किन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करवाया, इसका ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को लटकाया ना जाए। सीएम ने हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले 6 शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत भी की। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील दारचूला में एक नेपाली नागरिक से 22 लाख की भारतीय नकदी बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर चेकिंग के दौरान एसएसबी ने नकदी बरामद की है। नेपाली नागरिक भारतीय मुद्रा को अपने देश ले जाना चाह रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान वो पकड़ा गया। फिलहाल एसएसबी, कस्टम और पुलिस नेपाली नागरिक से पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया नेपाली नागरिक बार बार नाम और पता अलग अलग बता रहा है। एसएसबी के अधिकारियों का कहना है कि पूरी जानकारी जांच के बाद ही दी जाएगी। देहरादून में बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बन रहे आशियाने पर एक बार फिर से काम शुरू होगा। 13 साल से लटका हुआ यह प्रोजेक्ट राज्य में करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। खंडहरनुमा दिखने वाली ये वो बिल्डिंग है जो कभी पूरी बन ही नहीं सकी और आधे अधूरे निर्माण के बाद यहाँ काम होना बंद हो गया, जिससे धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगी थी। देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों के लिए साल 2011 में फ्लैट्स बनाने का काम शुरू हुआ था। उस समय इस प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत 148 फ्लैट्स बनाने की योजना थी, लेकिन यूपी निर्माण निगम ने 80% पैसे खर्च करने के बाद इन फ्लैट्स को अधर में ही छोड़ दिया था। लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब साल 2020 में हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि नदियों के किनारे 100 मीटर तक की जमीन को खाली कराया जाएगा, जिसके खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर भी आई। लेकिन एक बार फिर सरकार अब कंठ बंगला इलाके के फ्लैट्स को एक बार फिर बसाने की तैयारी कर रही है। रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों के विस्थापन के लिए सरकार ने 2011 में एक योजना तैयार की थी। उस योजना के तहत ये काठ बंगला इलाका है, यहाँ पे उन लोगों के लिए फ्लैट्स तैयार करने की एक पूरी योजना थी। आप देख सकते हैं कि अभी जो खंडर नुमा ये फ्लैट है, इन पे करीब 6 करोड़ रुपए का बजट तब दिया गया था सरकार द्वारा और इन फ्लैट्स को तैयार करने की पूरी बात कही गई थी। लेकिन बजट की कमी और जो कार्यदायी संस्था थी वो यहाँ से चले गई थी, जिस कारण तब से ये कार्य अधूरा ही लटका पड़ा है। और करीब 7 करोड़ रुपए इन फ्लैट्स के लिए सरकार ने एक बार फिर आवंटन करने की बात कही और करीब कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर यहाँ पे काम शुरू होगा और ये फ्लैट्स एक बार फिर आबाद किए जाएंगे उन लोगों के लिए जो रिस्पना नदी के कैचमेंट इलाके में आ रहे हैं और उनका विस्थापन कर उन लोगों को ये फ्लैट्स दिए जाएंगे। सरकार ने अब इस प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट रखा है और अब इस आधे अधूरे पड़े कार्य को पीडब्ल्यूडी पूरी करेगी। अभी जो नगर आयुक्त के द्वारा अवगत कराया गया है, इसमें करीबन 140 प्लस यूनिट्स हैं और उसमें कुछ काम रह रहा था, जिसके क्रम में दोबारा से टेंडर कराया गया था और उसकी फाइनेंशियल बिड भी खुल गई है और मोर और लेस हम अगले 10-15 दिन में वहां पे कार्य शुरू कर देंगे। जिस तरह से एनजीटी नदियों को लेकर सख्त हुई है, उसको देखते हुए एक न एक दिन रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों का विस्थापना होना तय है, जिसके लिए सरकार पहले से ही उन लोगों के लिए विस्थापना के लिए व्यवस्था जुटा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। समर्पण और संघर्ष से परिपूर्ण श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी।
पहाड़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था की हालत सुधरते नजर नहीं आ रही है। बागेश्वर कैंपस के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बागेश्वर डिग्री कॉलेज को कैंपस का दर्जा मिले 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस कैंपस की स्थिति डिग्री कॉलेज से भी बदतर है। यहाँ ना तो नई फैकल्टी है और ना ही पूरा स्टाफ। बागेश्वर में कैंपस होने के बावजूद स्टूडेंट्स यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए मजबूरी में बाहर जा रहे हैं। महाविद्यालय में काफी महाविद्यालय से कैंपस बन चुका है, परंतु यहाँ पर अगर समस्याओं की बात करें तो काफी समस्याएं हैं। बीए बीएससी बीकॉम है, इसके अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती हैं। यहाँ पर बीएससी बीएससी बीकॉम में भी क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती है। जैसा आजकल एडमिशन चल रहे हैं हमारे, तो एडमिशन के टाइम में भी यहाँ ना सीटें बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है। जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। हम परेशान है मैम कि यहाँ पर उससे ज्यादा ना सीट बढ़ रही है यहाँ ना कुछ हो रहा है। 5 साल पहले जब बागेश्वर के डिग्री कॉलेज को कैंपस का दर्जा मिला तब स्टूडेंट्स काफी उत्साहित थे, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी कैंपस में एडमिशन लेने वाले छात्र अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुविधाओं का आज भी यहाँ टोटा है। तो बच्चा बहुत दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आता है। कपकोट, सामा, रीमा इतने दूर दूर से सेतु से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर यहाँ जल्द से जल्द अगर शिक्षकों की नियुक्ति और सारे अगर फैकल्टीज खुल जाए, प्रॉपर अगर क्लासेस चल रहे हैं, तो इससे बच्चों को काफी फायदा होगा। हमने प्रशासन यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को भी अतिरिक्त पद सृजन के लिए भी मांग भेज रखी है और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ने भी प्रशासन को ये भेज दिया होगा। तो जल्द से जल्द मुझे लगता है कि पद सृजित होंगे। पहाड़ में सबसे अधिक पलायन शिक्षा की वजह से ही होता है। पहाड़ के स्टूडेंट्स जैसे तैसे 12वीं तक की पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी बेस्ड उच्च शिक्षा की डिमांड उन्हें शहरों का रुख करने को मजबूर कर देती है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। बागेश्वर के जंगल से भटककर एक शाही मीट मार्केट में घुस गया। उसके घुसते ही दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। लोगों को देखकर शाही भी इधर उधर भागने लगा। सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और उसको पकड़ कर ले गए और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो गए। इस विजय को देश विजय दिवस के रूप में मनाता है। कारगिल के कई हीरो में एक हैं याशिका हटवाल त्यागी, जिन्होंने युद्ध के दौरान गर्भवती होने के बावजूद भी मां का फर्ज भूलकर देश का फर्ज निभाया। क्या है याशिका हटवाल त्यागी की कहानी? देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले से निकली याशिका की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बरेली से हुई। पिता आर्मी का हिस्सा भी और देशभक्ति और देश प्रेम घर में ही देखने को मिलता था, जिसके चलते 1994 में याशिका ने आर्मी को ज्वाइन किया। उनकी पोस्टिंग साल 1997 में लद्दाख में हुई। दरअसल करगिल की लड़ाई में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक विंग की महिला ऑफिसर कैप्टन याशिका हटवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉजिस्टिक विंग का काम किसी भी सोल्जर को खाने पीने से लेकर हर सामान मुहैया कराना होता है, जिसमें उनके हथियार से लेकर युद्ध में काम आने वाले उपकरण शामिल होते हैं। उस समय जब बम गोले चल रहे हों, उस दौरान लॉजिस्टिक बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज रहता है। लॉजिस्टिक्स का रोल है फौज को हर तरीके से इक्विप करना। ठीक है, फौज के लॉजिस्टिक्स को हम साजो सामान का लॉजिस्टिक्स और राशन पानी के लॉजिस्टिक्स 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस ऑफिसर हूं मैं, और ऑर्डिनेंस का काम होता है कि फौज को उसके यूनिफॉर्म, उसके एम्यूनिशन, उसके माने आप किसी भी तरीके का फौजी साजो सामान, जब आप एक फौजी को इमेजिन करते हैं तो उसके हेलमेट से लेके पैर के बूट तक, उसके बंदूक से लेके उसके रेडियो सेट तक, हर चीज उसको मुहैया कराना लॉजिस्टिक्स का। करगिल की लड़ाई 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी, जहां तापमान माइनस में जा रहा था। ऐसे में दुश्मन के साथ मौसम से भी लड़ना पड़ता है। न्यूज़ 18 को उन्होंने बताया कि उस समय वो प्रेग्नेंट थी। हाई एल्टीट्यूड पर सांस लेने में दिक्कत होती है। उनके साथ एक 3 साल का बेटा और 3 महीने का गर्भ था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं रहा और वे अपने मोर्चे पर डटी रहीं।
उस समय ये कहने में ये बहुत फिल्मी बातें लगती हैं कि मुझे ध्यान ही नहीं आया, लेकिन वाकई में उस समय मुझे ये ध्यान ही नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हूं या मुझे पीछे हटना चाहिए या मुझे आराम करना चाहिए। नो, उस समय देश हमारी ओर देख रहा था। उस समय जिस जगह मैं खड़ी थी वो ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। याशिका हटवाल की नम आंखें आज भी उस लड़ाई की गाथा को बताती हैं जो उन्होंने 25 साल पहले की लड़ाई में जीता था। आज भी याशिका बताती हैं कि उनका मनोबल, उनके जवान और उनकी हिम्मत उनके अधिकारी पति देते रहे, जिससे वो जंग जीत सकी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।